नमस्कार, कर्नाला टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जुझारू नेता एडवोकेट दत्ता पाटिल का हुआ निधन। समाज के विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने दी श्रद्धांजलि। समाज सेवक अन्ना हजारे ने तोड़ा अनशन, कहा जीत अभी अधूरी है, पूरी लड़ाई जीतना बाकी है। तलोजा स्थित गोदरेज टायसन फूड लिमिटेड कंपनी में हुई रायगढ़ श्रमिक एकता संघ की स्थापना। और भगवान गणेश जी के आगमन पर मंडलों द्वारा पंडालों का काम चरम सीमा पर। महाराष्ट्र के पूर्व विपक्षी नेता तथा प्रख्यात आपराधिक वकील एडवोकेट दत्ता पाटिल का शनिवार को अलीबाग में देहांत हुआ। इतवार को अलीबाग स्थित वैकुंठधाम स्मशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्र के लोग उपस्थित थे। दत्तात्रेय नारायण पाटिल अर्थात एडवोकेट दत्ता पाटिल पहली बार 1957 में विधानसभा में चुनकर आए। उसके बाद उन्होंने अलीबाग निर्वाचन क्षेत्र से 1967 से लेकर 1995 तक शेकापाश का प्रतिनिधित्व किया। अपनी आक्रामकता से किसानों की समस्याओं पर विधानसभा में आवाज उठाने वाले दत्ता पाटिल ने कोंकण में शिक्षा का ज्ञान बढ़ाने के लिए कोंकण एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। अपने वकीली पेशे में उन्होंने अनेक उपलब्धियां हासिल की। ऐसे जुझारू दत्ता पाटिल का शनिवार को अलीबाग में देहांत हुआ। यूं कहना गलत नहीं होगा, समाज का एक ईमानदार, नेक तथा जुझारू नेता आज नहीं रहा। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके सगे संबंधियों के साथ उनके शुभचिंतक अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इस अवसर पर रायगढ़ के पालक मंत्री सुनील तटकरे, शेकापक्ष के महासचिव जयंत पाटिल, पूर्व महासचिव एनडी पाटिल, विधायक विवेक पाटिल, विधायक विवेक पंडित, शिवसेना नेता नीलम गोरे, आरपीआई के अध्यक्ष रामदास आठवले, जिलाध्यक्ष जगदीश गायकवाड़, पनवेल के पूर्व नगराध्यक्ष जय म्हात्रे, शेकापक्ष के जिला सचिव बालाराम पाटिल आदि गणमान्य उपस्थित थे। इस दौरान सुनील तटकरे, रामदास आठवले, नीलम गोरे आदि ने स्वर्गीय दत्ता पाटिल को श्रद्धांजलि अर्पित की। गेली 60-70 वर्ष आपल्या कर्तृत्वाने, आपल्या कणखर बाण्याने, आपल्या ठाम विचारसरणीने या साऱ्या कष्टकरी जनतेला न्याय देण्याचा प्रयत्न आदरणीय दादांनी त्यांच्या आयुष्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात केला। खरं तर दादा विधिमंडळामध्ये 57 साली गेले, ज्यावेळेला मी असेल, विवेक पाटील असतील, जयंत पाटील असतील, मी नुकतेच जन्माला आलेलो होतो। परंतु आदर्श लोकप्रतिनिधीचं एक तऱ्हेचं प्रतिबिंब दादांच्या विधिमंडळाच्या कामगिरीच्या माध्यमातून इतक्या मोठ्या प्रमाणावरती उंचावलं गेलं। चळवळ हा त्यांच्या राजकारणाचा फार मोठ्या प्रमाणावरती गाभार आहे। आज कदाचित वेगवेगळे संदर्भ वेगवेगळ्या ठिकाणी राजकीय दृष्टिकोनातून बदलले गेले असतील, परंतु दादांच्या आयुष्याला चळवळीचं एक फार मोठं योगदान, फार मोठं कर्तृत्वाची एक तऱ्हेचं त्याने दिलेलं लोकांच्यासाठी काम हे त्यावेळच्या तरुणांना तर स्फूर्तिदायी ठरलंच, पण त्याच्यानंतरच्या पिढीला सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणावरती एक तऱ्हेचं विचाराचं प्रबोधन करणारं त्या निमित्ताने ठरलं। विधानसभेमध्ये 4-5 वेळेला ते निवडून आले आणि त्यांनी आपली भूमिका रायगड जिल्ह्यातल्या प्रश्नांच्या संबंधामध्ये त्यांनी आपली भूमिका मांडलेली होती। परंतु सातत्यानं ठणकावून सरकारला सांगणारे, म्हणजे मंत्र्याला पळवून सोडणारे आणि बुलंद आवाजाची अशा पद्धतीची नेते होते। जबरदस्त अशा पद्धतीचा त्यांचा आवाज होता आणि ज्या पद्धतीने त्यांनी विधानसभेमध्ये काम केलेलं आहे, त्याचप्रमाणे शेतकरी कामगार पक्षाचं नेतृत्व करून त्यांनी सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये, रायगड जिल्ह्यामध्ये आपलं नाव त्यांनी अजरामर केलेलं आहे। जरी ते दत्ता पाटील आपल्याला सोडून गेलेले असले तरी आमच्या मनामध्ये त्यांच्या आठवणी कायम राहणार आहे। अगदी काही महिन्यांपूर्वीच
विधानसभेच्या परिषदेच्या एकत्रित आमच्या सभागृहामध्ये ज्यावेळेला माजी आमदार आणि काही सगळ्यांच्यासाठी एक व्याख्यान आयोजित केलं होतं आणि त्यावेळेला अनिल काकोडकरांच्या व्याख्यानानंतर आम्ही बोलणार असा विचार करत असण्याच्या आधी बोलून मुद्द्यांची भरधाव अशी फैर झाडून दत्ताभाऊ पाटील त्या ठिकाणी त्यांनी नेतृत्व म्हणजे काय ते दाखवलं होतं आणि अतिशय खणखणीत आवाज आणि त्याचबरोबर तळागाळातल्या जनतेसाठी प्रचंड अशी बांधिलकी शेतकरी कामगार पक्षाची जी एक थोर अशी प्रबोधनाची परंपरा आहे त्या परंपरेतला एक मोठा दुवा त्यांच्या निधनाने निखळलेला आहे। इस दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा स्वर्गीय दत्ता पाटिल को सलामी दी गई। अन्ना हजारे द्वारा शुरू की गई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आखिरकार जीत अन्ना हजारे को मिल ही गई। अन्ना ने अपना अनशन एक छोटी सी बच्ची के हाथों तोड़ा, लेकिन अन्ना सहित जनता को मिली ये जीत क्या मुकम्मल है? नजर डालते हैं खबर पर। 12 दिनों से अन्ना हजारे लोकपाल विधेयक को पारित करवाने के लिए अनशन पर बैठे थे। टीम अन्ना तथा मीडिया के बदौलत भारतीय जनता अन्ना हजारे के साथ जुड़ती चली गई। मनमोहनी सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में पूरे भारत की जनता एकजुट हो जाएगी। यूं कहना गलत नहीं होगा कि सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार का आकलन सही नहीं था। उन्होंने जिस तरह बाबा रामदेव की सत्याग्रह की हवा निकाली, उसी तर्ज पर अन्ना के अनशन को भी समाप्त करने की योजना केंद्र में सत्ता सुख भोग रही नेताओं ने बनाई थी। लेकिन भारत में रह रहे भारतीय, इससे आम और खास आदमी सभी भ्रष्टाचार के दंश को झेल चुके थे। यही वजह थी कि सभी देशवासी भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होते चले गए। सरकारी दावपेच अन्ना के अनशन तोड़ने के लिए जीतने भी चले, वो सभी दाव सरकार पर उलट गए। अन्ना हजारे द्वारा दिया गया नारा अभी नहीं तो कभी नहीं शायद सबने समझ लिया और उसके बाद जो अनशन धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ वो निर्बाध रूप से चलता रहा। 12 दिनों तक अन्ना हजारे सिर्फ पानी पीकर अनशन को आगे बढ़ाते चले गए। देश के हर तबके के लोग अन्ना के अनशन से जुड़ते चले गए। सरकार की मंशा को सभी नागरिक समझ चुके थे, जिसकी वजह से कांग्रेस सरकार की काफी किरकिरी होने लगी। हर दाव आजमा चुकी केंद्र में बैठी मनमोहनी सरकार के सिपासलार ने अन्ना पर कीचड़ भी उछाल कर देख लिया, लेकिन अन्ना के अनशन की हवा नहीं निकाल पाए। थक हार कर आखिरकार अन्ना के मांगों के आगे कांग्रेस को झुकना पड़ा और अन्ना के 3 मांगों को आखिरकार मान लिया गया, जिसकी खबर पूरे देशवासियों को मिल चुकी है, जिसका श्रेय अन्ना ने भारतीयों को दिया। साथ ही उन्होंने मीडिया का भी धन्यवाद किया और उन्होंने जो कहा, सभी भारतीयों के दिल में यह सवाल अब भी मत रहा है। अन्ना हजारे का कहना था, पूरी जीत अभी नहीं मिली है, हम भारतीय आधी अधूरी जीत पर खुश है। जन लोकपाल बिल की आधी जीत हुई है, आधी, अभी पूरी जीत होना बाकी है। और आधी जीत जो हुई है, हमारे पूरे देशवासियों ने, हमारे भाई बहन, बच्चे, स्कूल के, कॉलेज के युवक, युवती, सब युवा शक्ति, इनकी जीत है, ऐसे मैं मानता हूं। आज 12 दिन से रात दिन पूरे देश की जनता जो खड़ी हुई है, उनकी जीत है। लेकिन आगे देखना होगा, सरकार ने जिस प्रकार 3 मांगों को संसद में बहस के बाद सर्वसम्मति से पारित करवाने की बात की है, इसे अमली जामा कब तक पहनाया जाता है। आज 28 तारीख को अन्ना ने अपना अनशन समाप्त कर लिया। फिलहाल भारतीय नागरिक एक मजबूत लोकपाल बिल का इंतजार कर रहे हैं, ताकि देश से भ्रष्टाचार रूपी राक्षस का नाश हो सके। अगर केंद्र में बैठी सरकार की सरकार मजबूत लोकपाल बिल पारित नहीं करती, तब अन्ना द्वारा जागरूक किए गए सभी नागरिक अपना रुख चुनाव के बाद साफ करेंगे। कर्नाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट।
रायगढ़ श्रमिक एकता संगठन के नेतृत्व पर विश्वास रखते हुए तलोजा स्थित गोदरेज टायसन फूड लिमिटेड कंपनी के कामगारों ने संगठन का नेतृत्व स्वीकार किया, जिसके चलते शनिवार को इस कंपनी में रायगढ़ श्रमिक एकता संगठन की स्थापना की गई। इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल, जिला परिषद के स्वास्थ्य एवं शिक्षा सभापति बालाराम पाटिल, पंचायत समिति के पूर्व सभापति काशीनाथ पाटिल आदि गणमान्य उपस्थित थे। कामगारों को न्याय दिलाने वाली शेतकरी कामगार पक्ष पुरस्कृत रायगढ़ श्रमिक एकता संगठन ने कामयाबी का हर एक पर्व पार किया है और कामगार भी इस संगठन से उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए तलोजा स्थित गोदरेज टायसन फूड लिमिटेड कंपनी के कामगारों ने इस संगठन का सदस्यत्व स्वीकार किया है, जिसके चलते शनिवार को गोदरेज टायसन फूड लिमिटेड कंपनी में रायगढ़ श्रमिक एकता संघ की स्थापना की गई, जिसके नाम फलक का अनावरण पंचायत समिति के पूर्व सभापति काशीनाथ पाटिल के हाथों किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में विधायक विवेक पाटिल को आमंत्रित किया गया था। तो इस अवसर पर जिला परिषद के स्वास्थ्य एवं शिक्षा सभापति बालाराम पाटिल, संगठन के उपाध्यक्ष एडी पाटिल, अरविंद कासले, सह सचिव प्रकाश मात्रे आदि गणमान्यों सहित कामगार बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल ने कामगारों को संबोधित करते हुए कहा कि अनुशासन और प्रामाणिकता के साथ काम करेंगे तो हमें हमारा हक देने से कोई नहीं रोक सकता। हे सारं करत असताना कामगारांना त्यांचे हक्क हे मिळवून देत असताना, त्यांना हक्क त्यांच्या पदरात पाडून देत असताना कर्तव्याची देखील आम्ही जाणीव करायला सांगत असतो। कारण आपण हक्काबरोबर कर्तव्याची सुद्धा जाण ठेवली पाहिजे आणि ती जाण ठेवून आपण कर्तव्य आपण आधी आपलं पुरं करूया आणि मग मॅनेजमेंटकडनं आपण त्या ठिकाणी आपले हक्क मागण्यासाठी आपल्या मागं शेतकरी कामगार पक्षाची सारी ताकद आम्ही उभी केल्याशिवाय ठेवणार नाही, अशी ग्वाही देखील मी या ठिकाणी आपल्याला देत आहे। पण पहिली शिस्त ही महत्त्वाची आहे। आपल्याला दिलेलं जे काम आहे ते काम आपण प्रामाणिकपणे इमानदारीने केलं पाहिजे, ते आपण आधी केलं पाहिजे आणि मग मागण्यासाठी आपण भांडलं पाहिजे। आपले जे काय प्रश्न असतील ते प्रश्न 100% सोडवण्यासाठी आम्ही सर्व निश्चितपणे तुम्हाला ग्वाही देतो, 100% प्रश्न आपण सोडवू म्हणून। पनवेल पंचायत समिति के सेस निधि से तकरीबन 1 लाख रुपए की लागत से पनवेल स्थित वाकड़ी गांव के पास बस स्टॉप का निर्माण किया गया है। इस बस स्टॉप का उद्घाटन विधायक विवेक पाटिल के उपस्थिति में किया गया। पनवेल तालुका स्थित वाकड़ी गांव में पनवेल पंचायत समिति के शेष निधि से तकरीबन 1 लाख रुपयों की लागत से बस स्टॉप का निर्माण किया गया है। इस बस स्टॉप का उद्घाटन शनिवार को शेखा पक्ष के स्थानीय वरिष्ठ कार्यकर्ता के हाथों किया गया। तो इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल, जिला परिषद के शिक्षा एवं स्वास्थ्य सभापति बालाराम पाटिल, पंचायत समिति के पूर्व सभापति काशीनाथ पाटिल, ग्राम पंचायत सदस्य पुष्पलता मस्कर, प्रकाश मस्कर, संतोष पाटिल आदि गणमान्यों सहित ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं भी मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए कर्नाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर, स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज। दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याजदर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट। कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध। त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर। बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना, दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक।
त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील. माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद. तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा. आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल. आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363. जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्च्यून कार्स प्राइवेट लिमिटेड. अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्च्यून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर. हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार. वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है. फॉर्च्यून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस. तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास. आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्च्यून कार्स का यही है इरादा. कामोठे सेक्टर 19 में खुल चुका है स्वर्ण आभूषणों का भंडार कलश ज्वेलर्स. सोने के जेवरातों की हर प्रकार की वैरायटी हमारे यहाँ उपलब्ध है. 100% शुद्ध सोने की गारंटी. महिलाओं की पहली पसंद कलश ज्वेलर्स. शादी, सगाई या अन्य किसी भी मंगल कार्य में आपको याद रहेगा केवल एक ही नाम, कलश ज्वेलर्स. कलश ज्वेलर्स, शॉप नंबर 15, सेक्टर 19, उमाशिव कॉर्नर, कामोठे, नवी मुंबई. हमारे संपर्क नंबर हैं 9869424100 और 9869572098. कलश ज्वेलर्स. डी मार्ट, डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणार डिपार्टमेंटल स्टोअर डी मार्ट. परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी मार्ट. डी मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा. डी मार्ट, कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी. डी मार्ट. दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत. सकाळी 10 ते रात्री 10 अखंड विनम्र सेवा फक्त डी मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये. आमचा पत्ता डी मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली. डी मार्ट. आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा. संपर्क नंबर 9167307580 म्हणजेच 9167307580. आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे. डी मार्ट. जनहिताचा निर्वाळा, दैनिक कर्नाळा. पनवेल, रायगड आणि नवी मुंबईसह आसपासच्या घडामोडींचा वेध घेणारं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ दैनिक कर्नाळा. कला, क्रीडा, समाजकारण, राजकारण, अपराध जगत इत्यादी क्षेत्रातील ताज्या घटनांचं प्रतिबिंब दैनिक कर्नाळा. आपल्या भावभावनांचं दर्पण आणि आपल्या हक्काचा आवाज दैनिक कर्नाळा.
शेतकरी कामगार पक्ष के शहर सचिव नितिन पाटिल का 40वां जन्मदिन मनाया जाने वाला है। सोमवार को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में पनवेल स्थित गोखले सभागृह में सुबह 10:30 बजे के दौरान अभिष्ट चिंतन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कुछ ही दिनों में भगवान गणेश जी का आगमन होने वाला है। ऐसे में बाप्पा के स्वागत के लिए विभिन्न मंडलों द्वारा काफी जोरों से पंडालों की सजावट शुरू है। नवी मुंबई में इस बार भगवान गणेश जी के लिए बड़े बड़े पंडाल खड़े किए गए हैं। आइए नजर डालते हैं इन पंडालों पर एवं सुरक्षा के इंतजाम पर। भगवान गणेश का आगमन 1 तारीख को हो जाएगा। नवी मुंबई में दर्जनों पंडालों को दिन रात मेहनत कर बनाया जा रहा है। इस काम में सैकड़ों मजदूर लगे हुए हैं। वाशी स्थित पंडाल को जिस तरह रांजनगांव में गणपति मंदिर है, ठीक उसी तर्ज पर पंडाल को मूर्त रूप दिया जा रहा है। इस पंडाल में भक्तों को उमस तथा गर्मी से बचाने के लिए 4 एयर कंडीशन लगाए गए हैं। वही इस पंडाल के बाहर और भीतर कई सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, ताकि अनैतिक तत्व के किसी भी प्रकार के मंसूबों पर निगाहें रखी जा सके। इस विषय पर हमारे प्रतिनिधि ने उप महापौर भरत नकाते से बात की। इसमें इस वक्त हमने अष्टविनायक दर्शन में से एक गणपति जो रांजनगांव स्थित है गुना जिला में, वहाँ पे महागणपति करके जो रांजनगांव का प्रसिद्ध है, वो गणपति की झांकी यहाँ पर बनाने का हमने प्रयास किया है। काम शुरू है उसको कम से कम 20 दिन हुए हैं और इसमें कम से कम 25 मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज के ऊपर हमने यहाँ पे सीसी कैमरे की प्रबंध किए हैं, जो शुरुआत के पहले दिन स्थापना के दिन से विसर्जन तक यहाँ पे सीसीटीवी का कैमरे का यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें पूरा कैप्चरिंग हो जाएगा और सुरक्षा के हिसाब से हमने ये सब कोशिश की है। वही दूसरी ओर एक पंडाल को विशाल महल का रूप दिया जा रहा है। इन पंडालों में काम करने वाले कर्मचारी का चूल्हा भी यही जल रहा है, यानी कि पंडालों में काम करने वाले मजदूर यही खाना खाए और सतत काम पर लगे रहे। 24 घंटे इन पंडालों में काम चल रहा है, ताकि 1 तारीख को विघ्नहर्ता की मूर्ति को इन पंडालों में विधिवत पूजा की जा सके। गणपति उत्सव पर एमएससीबी ने सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाने वाले मंडलों को साफ तौर पर बता दिया है कि गणपति के त्योहार पर एमएससीबी की बिजली अवैध रूप से न ले। अगर ऐसा करते हुए कोई मंडल पकड़ा जाता है तो उन मंडलों से जुर्माना वसूला जाएगा तथा हो सकता है अगले साल उन्हें बिजली न दी जाए। फिलहाल सभी सार्वजनिक मंडल अपने अपने पंडालों को मूर्त रूप देने में व्यस्त है। ऐसे में देखना होगा कि कौन कौन सा पंडाल आकर्षण का केंद्र बिंदु बनता है। कर्नाला टीवी के लिए नवी मुंबई से गोपाल शाह की रिपोर्ट। क्रांतिकारी सेवा संगठन महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष नामदेव फड़के द्वारा पनवेल में काफी समाज उपयोगी उपक्रम चलाए जा रहे हैं। इतवार को नामदेव फड़के ने जरूरतमंद लोगों के लिए वासुदेव बलवंत फड़के एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। समाज में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज के उत्थान के लिए प्रयासरत रहते हैं। कुछ ऐसा ही व्यक्तिमत्व है क्रांतिकारी सेवा संघ महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष नामदेव फड़के का, जिन्होंने और एक पहल करते हुए समाज के लिए तथा जरूरतमंद लोगों के लिए वासुदेव बलवंत फड़के नाम से एम्बुलेंस का लोकार्पण किया है। इतवार को इस एम्बुलेंस का लोकार्पण डॉक्टर ययाति गांधी के हाथों किया गया। तो इस अवसर पर स्वयं नामदेव फड़के, एडवोकेट मदन गोवारी, संतोष पाटिल आदि गणमान्यों सहित नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान ययाति गांधी ने नामदेव फड़के की सराहना करते हुए उनके द्वारा किए जा रहे समाज कार्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। क्रांतिकारी संघटना काढली या वासुदेव बळवंत फडकेला नामदेव फडके हे बकुळीचं फूल आहे, या दीन दुबळ्या आगरी समाजात, शेतकऱ्याच्या समाजात किंवा कराड्याच्या समाजात किंवा आदिवासी समाजात जन्म घेतात। त्या आलेल्या प्रत्येक माणसाने लक्षात ठेवले मूळ फूल असतं की आपली गरज त्या समाजाच्या मुलाला आहे आणि ही लक्षात ठेवून त्यांनी ही ॲम्ब्युलन्स चालू केली। वही इस अवसर पर संतोष पाटिल ने भी नामदेव फड़के की सराहना की। पनवेल तालुक्यामध्ये सर्वांना आदर्श या कार्यक्रमातून घेतला पाहिजे की ज्याने अनेकाने ॲम्ब्युलन्स दिल्या असतील, परंतु स्वतःच्या स्वखर्चातून 10 लाख रुपयाचे ॲम्ब्युलन्स समाजासाठी मोफत देण्याचं काम नामदेव फडके यांनी या ठिकाणी करून त्या तालुक्यामध्ये एक चांगल्या समाजासाठी काम केलेल्याची आठवण आज आपल्याला वाटतोय। चलते चलते दोबारा एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जुझारू नेता एडवोकेट दत्ता पाटिल का हुआ निधन, समाज के विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने दी श्रद्धांजलि।
समाज सेवक अन्ना हजारे ने तोड़ा अनशन, कहा जीत अभी अधूरी है, पूरी लड़ाई जीतना बाकी है। तलोजा स्थित गोदरेज टायसन फूड लिमिटेड कंपनी में हुई रायगढ़ श्रमिक एकता संघ की स्थापना। और भगवान गणेश जी के आगमन पर मंडलों द्वारा पंडालों का काम चरम सीमा पर। आज के लिए बस इतना ही। करनाला टीवी के बारे में आपकी कोई राय या सुझाव हो या फिर आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।